वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाना सीखने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से जुड़े हर इंपॉर्टेंट मैटर्स पर हम वीडियो बनाते रहते हैं और वो भी पूरी डिटेल के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। नमस्कार दोस्तों, तो चलो वर्क एब्स्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सीखा था कि वर्क क्या होता है और किस तरह के वर्क में कौन सा फॉर्म जो है वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए यूज होगा। हमने जाना था कि PWA10 और PWA11 क्या है और उनमें कौन कौन से कॉलम और रोज बनाए जाते हैं। अब हमें पता है कि वर्क एब्स्ट्रैक्ट जो है सब डिवीजन में बनाया जाता है। तो वर्क एब्स्ट्रैक्ट जब सब डिवीजन में बनाया जाता है तो किन वाउचर और डॉक्यूमेंट से बनाया जाता होगा। तो इसके लिए वो कैश बुक और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर बिल्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं वर्क एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर बिल को अभी तक अच्छे से नहीं समझा तो वर्क एब्स्ट्रैक्ट आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर बिल के पहली वाली क्लासेस हैं उनको अच्छे से समझ लो, फिर वर्क एब्स्ट्रैक्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। जब हमने वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाते टाइम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है, तो अगर वो ट्रांजैक्शन किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिलेटेड है तो फ्रॉम वर्ड सोर्स में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्ट्रैक्टर का नाम जरूर लिखना है, ताकि जब हम मंथ के लास्ट में डिटेल ऑफ बैलेंस निकालें DEG का तो कॉन्ट्रैक्टर वाइज बैलेंस निकालना इजी हो जाए। आपको अभी स्क्रीन पर एक वर्क एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्म दिख रहा है। इसमें देखिए जितने भी सब हेड्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब ये PWA10 है और अगर इन सब हेड्स की जगह सिर्फ और सिर्फ फाइनल चार्जेस हेड होता और साथ में सस्पेंस हेड्स होते तो ये PWA11 होता। आज हम PWA10 फॉर्म में हर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना सीखेंगे और PWA11 को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एंट्री एक ही हेड फाइनल चार्जेस में आ जाती है। तो चलिए इस फॉर्म को देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपने वर्क एब्स्ट्रैक्ट को बनाना शुरू करना है तो आपने देखना है आप कौन से वर्क का वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो। तो इस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें देखिए नेम ऑफ वर्क है कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वार्टर्स। तो नेक्स्ट आपने देखना है कि किस मंथ का वर्क एब्स्ट्रैक्ट आपने बनाना है। तो जो इसमें है ये अगस्त 2020 का वर्क एब्स्ट्रैक्ट आप बनाने जा रहे हो। अब हम देखेंगे हमारे जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट के कॉलम हेड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं उन कॉलम हेड्स को बोलूँगा जो हर वर्क एब्स्ट्रैक्ट में डेफिनेटली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आएंगे ही आएंगे। तो जो हमने कॉलम बनाने ही हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, उनमें सबसे पहले है फ्रॉम वर्ड सोर्स पोस्टेड और जो नेक्स्ट है वोचर नंबर ट्रांसफ़र एंट्री नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है एडिशनल चार्जेस। उसके बाद आएगा मटेरियल। उसके बाद आएगा सस्पेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हेड। ये कौन से हैं? एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस और अदर ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रैक्टर लेजर में भी थे जो हम DEG करके लिखते थे। और सेकंड लास्ट है लेबरर्स और उसके बाद है टोटल। और अब आपको हेड वो बताने जा रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन के हिसाब से हेड बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, कौन से बनाने हैं आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखना। हम डिटेल में अभी इनको सीखेंगे भी। तो वो कौन से हेड हैं? अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, वर्क एडवांस, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। तो ये वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। अब इस फॉर्म के सेकंड रोज में देखिए मैंने लिख रखा है करेंसी, बट आपने जो एग्ज़ाम में सॉल्व करना है उसमें करेंसी नहीं लिखना है। मैंने सिंपली आपको दिखाने के लिए कि जो इस वाली रोज़ में है हम वैल्यू किस करेंसी में लिखने वाले हैं वो साइन को हम लिखेंगे। जैसे कि अर्थवर्क का जो आप किस करेंसी में लिखेंगे और जितनी भी आइटम्स यहाँ पर आ रही हैं इस रोज़ में उनकी करेंसी रुपीज़ लिख दोगे आप। अब थर्ड रोज़ में देखिए लिखा गया है एस्टीमेट। तो जितने भी वर्क के सब हेड्स होते हैं उनका सबसे पहले एक वर्क का एस्टीमेट बनाया जाता है। तो उस एस्टीमेट में सब हेड्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इतना इसमें एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो जितने भी जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, जितने भी मंथली वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं उन सब में जो एस्टीमेट की वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है टिल कंप्लीशन ऑफ वर्क।
तो आपने जो आपके क्वेश्चन में दिए गए होंगे अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, इनको जो सब एडवाइज एस्टीमेट दिए गए होंगे आपने उनको यहाँ पर लिख देना है। अब नेक्स्ट वाली रोज़ में देखिए मैंने लिख रखा है एक्सपेंडिचर अप टू जुलाई 2020। तो जुलाई 2020 क्यों लिखा? तो मैंने आपको बताया कि ऊपर हमने लिखा है कि मंथ कौन सा, किस मंथ का हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अगस्त 2020 का। तो पिछले महीने का जो लास्ट बैलेंस होगा वो इस वाली रोज़ में सब हेड वाइज यहाँ पर आ जाएगा। और उस बैलेंस में ये भी हो सकता है कि हमने एडवांस पेमेंट कितनी कर रखी है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल रहा है, सिक्योर्ड एडवांस का कितना था, अदर ट्रांजैक्शन का कितना था, लेबरर्स का हो सकता है, मटेरियल का हो सकता है, एडिशनल चार्जेस का हो सकता है। तो वो सब वाले बैलेंस यहाँ पर आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए मैंने ब्लैंक रोज़ रखी हैं। वो इसलिए कि जब नेक्स्ट इस मंथ में अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगी उनको हम रोज़ क्रिएट करके वो डेट वाइज उनकी ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्टर बिल वाइज, जहाँ जिस भी ट्रांजैक्शन वाइज हम उसको डेट वाइज लिखते जाएंगे और उसका वोचर नंबर और ट्रांसफ़र एंट्री नंबर यहाँ पर लिखते जाएंगे। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि कई बार क्वेश्चन में हमें वोचर नंबर और ट्रांसफ़र एंट्री नंबर दिए गए होते हैं तो हमने एज इट इज़ वहाँ पर लिख देने हैं। और अगर उसमें नहीं बताया गया कि ये वोचर है या ट्रांसफ़र एंट्री है तो आपने देखना कि अगर कोई मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है या किसी एडजस्टमेंट हुई है या करेक्शन हुई है तो आपको इन सब को ट्रांसफ़र एंट्री लिख देना। और अगर ट्रांसफ़र एंट्री ये इनमें से एक्स्ट्रा कोई और है, अदर आइटम है, तो उसको आपने वोचर लिख देना है। तो नेक्स्ट रोज़ में देखिए मैंने लिख रखा है स्टॉक। तो स्टॉक के रिगार्डिंग जो रूल है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसको लास्ट में समझना ज़रूरी है जब आपको सारी ट्रांजैक्शन की पता चल जाएगा कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है। तो स्टॉक के नेक्स्ट देखिए मैंने लिख रखा है टोटल ऑफ अगस्त 2020। तो आपने इस मंथ की 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जितनी ट्रांजैक्शन थी उनका टोटल इस रोज़ में लिखना है। और उसके बाद मैंने लिख रखा है टोटल अप टू अगस्त 2020 को। तो अप टू का मतलब क्या है? जब वर्क शुरू हुआ था उस टाइम से लेकर 31 अगस्त तक कितना बैलेंस था, तो उसको निकालने के लिए आपने जो आपने एक्सपेंडिचर अप टू जुलाई 2020 लिखा प्लस उसको टोटल ऑफ अगस्त 2020 करके यहाँ पर लिख दोगे तो आपका टोटल अप टू अगस्त 2020 आ जाएगा। अब देखिए 1 अगस्त को हमारे पास बिल आया है जिसकी हमने पेमेंट किया फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल की। कॉन्ट्रैक्टर ए का बिल है, उसमें हमने अर्थ वर्क की 2000, ब्रिक वर्क की 500 एडवांस पेमेंट की है 1000 की, सिक्योर्ड एडवांस दिया है 2500 का और साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 2.5% रिकवर किया है। और आपको कॉन्ट्रैक्टर बिल याद होगा, एक का आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्टर बिल में जितनी भी रिकवरीज लाइन 8B में आती थी वो वर्क एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएंगी। चलिए अब हम इस जो कॉन्ट्रैक्टर बिल की पेमेंट हुई है 1 अगस्त को फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल की, इसकी पोस्टिंग जो है वर्क एब्स्ट्रैक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें अर्थ वर्क और ब्रिक वर्क की पेमेंट किया। तो अर्थ वर्क और ब्रिक वर्क जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट में हमारा कॉलम हेड है, सब हेड है, वो हमें क्या शो करता है? इस वर्क से रिलेटेड कितना एक्सपेंडिचर हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर शो करेगा। तो अगर पॉजिटिव एंट्री डालेंगे, प्लस में एंट्री डालेंगे तो इसका मतलब इतना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो कभी अगर हमने गलत पोस्टिंग कर दी किसी बिल की और अगर हमको बाद में करेक्शन करनी है तो उसको माइनस में लिख के उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिक्योर्ड एडवांस और एडवांस पेमेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर सस्पेंस सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट क्या शो करते हैं? जो हमने पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को की हुई है, ठीक है, जो भी पेमेंट हम करेंगे वो प्लस में बैलेंस शो करेगी। और जब हमने रिकवरी उस बैलेंस में से करनी है तो उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर लेजर वाला प्रोसीजर भी जो मैंने आपको बताया था वो भी इसमें इम्प्लीमेंट होता है, डेबिट करते हैं तो प्लस किया, क्रेडिट करते हैं माइनस किया। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्ट्रैक्टर लेजर को इससे सेपरेट रख के ये इजी वाला मेथड यूज़ करो कि जब प्लस में होगी तो वो बैलेंस शो करेगा जो कॉलम हेड आपको इंडिकेट करता है और माइनस में उसका बैलेंस कम करने के लिए।
तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे फ्रॉम वर्ड सोर्स पोस्टेड में एंट्री करना शुरू करेंगे 1 अगस्त की, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि पेड टू कॉन्ट्रैक्टर ए ऑन फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल। तो उसमें अर्थवर्क में 2000 डालिए और ब्रिक वर्क में 500 डाल दीजिए। उसके बाद एडवांस पेमेंट में लिखिए 1000 और सिक्योर्ड एडवांस में 2500। तो इसका टोटल लास्ट में जो टोटल कॉलम है उसमें आपने 6000 लिख देना है। तो अब आप इस बात के लिए कंफ्यूज मत हो जाना कि जो अर्थ वर्क और ब्रिक वर्क है उसकी भी डिस्क्रिप्शन जो हमें DEG में करनी है, उसकी हमने पेमेंट की है अर्थ वर्क की, ब्रिक वर्क की, कॉन्ट्रैक्टर बिल की, तो DEG में इनमें से G वाले में क्यों नहीं आया। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर लेजर को अच्छे से समझते हैं तो आपको पता होगा कि G में हम कौन सी एंट्री डालते थे। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया होता था तो उसको डेबिट में डाल के प्लस में आता था, और जब हमने उसकी रिकवरी करनी होती थी तो G से माइनस में रिकवरी करते थे। पर जो चेक पेमेंट की एंट्री थी वो तो सिर्फ डेबिट में ही डालते थे, तो वो वाली एंट्री सिर्फ अर्थवर्क और ब्रिक वर्क हेड में से ही की जाएगी। अगर हमने मटेरियल को परचेज करना होता है तो या तो हम प्राइवेट सप्लायर से परचेज कर सकते हैं, तो या तो हम अदर डिवीज़न से उसको परचेज कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए 2 अगस्त को हमने अदर डिवीज़न है उनको पेमेंट की है 7500 की, कि हमें मटेरियल दो, जिसकी हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट 7500 की एडवांस पेमेंट कर दिया। तो इसकी पोस्टिंग करने के लिए हमने वर्क एडवांस सब हेड को क्रिएट कर लेना है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि पेड टू अदर डिवीज़न, और अगर नाम दिया होगा तो डिवीज़न का नाम लिखेंगे। तो वर्क एडवांस में हमने 7500 लिख देना और बाद में जो टोटल में है वो भी 7500 लिख देना है। अब 3 अगस्त को अदर डिवीज़न से हमें मटेरियल रिसीव हो गया है जिसके लिए हमने 7500 एडवांस दिया था। तो जो मटेरियल रिसीव हुआ है उसकी कॉस्ट 7000 है, हमने उसको डायरेक्टली वर्क को इशू कर दिया। तो जब भी डायरेक्टली वर्क को इशू किया जाएगा तो उसको हमने मटेरियल सब हेड में पोस्ट करना होता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्टर को इशू करते हैं तो वो आपने कॉन्ट्रैक्टर लेजर में देखा था अदर ट्रांजैक्शन में आता। तो इस केस में अभी हमने वर्क को इशू किया तो उसको हम मटेरियल हेड में पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल रिसीव्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जो जितनी कॉस्ट है उसकी वर्क एडवांस में से माइनस कर देंगे 7000, तो 500 हमारा अभी बैलेंस रह जाएगा। तो इसको पोस्ट करेंगे 7000 को मटेरियल में। तो नेक्स्ट एंट्री हम डालेंगे रिफंड फ्रॉम अदर डिवीज़न। तो जो वर्क एडवांस का 500 बचा था उसको फिर से 500 लिखेंगे और हमारा जो टोटल आ जाएगा वो इसका वर्क एडवांस का बैलेंस नील हो जाएगा। उसी तरह जो पहली एंट्री थी उसका टोटल कर देंगे। चलो फिर से करके देखते हैं। जो 3 अगस्त को मटेरियल आया था, हम मान लेते हैं कि वो 7500 का था और हमने उसको डायरेक्टली इशू कर दिया कॉन्ट्रैक्टर को। तो अगर उसकी कॉस्ट 7000 भी होती और हम 7000 कॉन्ट्रैक्टर को इशू करते तो रिफंड की एंट्री सेम वैसे ही होती, इसलिए हम 7500 ही इसको मान रहे हैं कि उसकी कॉस्ट थी जो हमें मिला है। तो सबसे पहले हम एंट्री कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्टर और वर्क एडवांस से हम माइनस 7500 लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्टर के सस्पेंस हेड में लिखेंगे पॉजिटिव का 7500। तो टोटल आ जाएगा नील बैलेंस आ जाएगा टोटल में। 4 अगस्त को मस्टर रोल की पेमेंट की गई है ब्रिक वर्क के लिए 4000 की, और अनपेड बैलेंस जो अभी पेमेंट नहीं हुई है, जो डिसबर्स नहीं हुई है अमाउंट, वो है 200 की। तो हमने देखना है, हमको सबसे पहले हमें समझना होगा कि मस्टर रोल होता क्या है। तो जब पेमेंट की जाती है तो जो मेन कैश बुक होती है उसमें टोटल डिस्पर्स की जाने वाली अमाउंट को सब्सिडरी कैश बुक के लिए एंटर कर लिया जाता है और सब्सिडरी कैश बुक से उसको फर्दर डिस्पर्स किया जाता है हर किसी को। तो अभी जो सब्सिडरी कैश बुक है उसमें 3800 तक की डिसबर्समेंट हो गई है, 200 की अभी बैलेंस है। तो इसके लिए जो रूल है हमारा, हमने मस्टर रोल के केस में जितनी भी कैश बुक में मेन कैश बुक में एंट्री हो चुकी है उसको एज ए अमाउंट जिस ब्रिक वर्क के लिए वो पोस्ट कर देना। और जो लेबरर हेड है हमारा अनपेड वेजेस का होता है।
तो जितनी भी अनपेड वेजेस है हमने इसको माइनस में लेबरर हेड में डालना होता है, और जब भी अनपेड वेजेस की पेमेंट की जाती है तो प्लस में इसकी एंट्री आती है। 5 अगस्त को हमने लेबरर की पेमेंट की है एट द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो इस केस में भी मस्टर रोल की तरह हम जितनी भी टोटल डिसबर्स कैश बुक से मेन कैश बुक से किया उसको लिखेंगे ट्रांजैक्शन में, कॉन्ट्रैक्टर की अदर ट्रांजैक्शन में। और जो अनपेड वेजेस होगा वो मैंने आपको बताया कि लेबरर हेड है जो अनपेड वेजेस का होता है, तो उसमें हम -500 लिखेंगे और टोटल में आ जाएगा हमारा 4500। 6 अगस्त को हमने पेमेंट की है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट की, वो है 5000 की, और जो 500 है वो अभी अनपेड है। तो इस केस में हमारा जो रूल है वो कहता है कि जब भी वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट की पेमेंट होगी तो उस टाइम जितनी पेमेंट हो चुकी है हम उसको ही पोस्ट कर सकते हैं, अनपेड को पोस्ट नहीं करना होता, उसको तभी पोस्ट करेंगे जब वो उसकी भी पेमेंट हो जाएगी। तो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट होती क्या, मान लीजिए कोई ऑफिस है जो जितने भी वर्क चल रहे हैं डिवीज़न में उनके मैनेजमेंट के लिए रखा गया और उनको चार्ज करना होता है, उनकी सैलरी को चार्ज करना होता है उस वर्क कंसर्न से। तो हमें नहीं पता कि अभी किस वर्क से सैलरी उनकी चार्ज करें, तो इसमें हमारा जो रूल कहता है कि जो भी हेड्स कंटिजेंसी वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट ऐसे हेड जिनको हम मेन हेड्स में सब हेड्स में नहीं डाल सकते, उनका सेपरेट हेड हमने क्रिएट करके उनको पोस्ट करना होता। तो इसलिए हमने इसका वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट हेड ओपन कर लेना है। और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में जितनी पेमेंट हमने कर चुके हैं, जितनी पेमेंट हो चुकी है जो कि 4500 है वो डाल देनी है, और टोटल में 4500 डाल देना है। और 500 जो बचा है उसकी जब भी पेमेंट होगी इसी तरह से उसकी 500 की फिर से एंट्री कर दी जाएगी। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कोई भी बिल है अगर उसमें जो रिकवरी है हमारे वर्क के एक्सपेंसेस को कम नहीं कर रही है तो हमने उस रिकवरी को कंसिडर नहीं करना है। अभी इस केस में देखिए वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में अगर उनका CPF या एट्सेट्रा कोई भी फंड वगैरह डिडक्ट किया गया तो हमने उसको कंसिडर नहीं करना, नेट अमाउंट को पोस्ट नहीं करना, हमने ग्रॉस अमाउंट को ही पोस्ट करना है। 7 अगस्त को देखिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को सीमेंट इशू किया है और जो इशू प्राइस है उसका वो 200 पर बैग है और स्टोरेज चार्जेस 10 पर बैग हैं। तो हमने उसको कितने पे इशू करना था, 210 रुपये पर बैग पर, अगर एग्रीमेंट में कोई रेट ना दिया होता तो। पर एग्रीमेंट रेट जो है हमारे साथ जो टेंडर में दिया गया है वो है 300 पर बैग। तो इसके हिसाब से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, तो अब हमारे पास एडिशनल चार्जेस का हेड है। तो हम देखें तो एडिशनल चार्जेस इसीलिए बनाया गया है कि जब भी मटेरियल को इशू किया जाता है तो उसमें जितना भी हमें लॉस या प्रॉफिट होता है उसको हमने एडिशनल चार्जेस में लिखना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सस्पेंस हेड को छोड़कर बाकी सारे हेड जो है एक्सपेंडिचर को शो करते हैं, तो जो एडिशनल चार्जेस है वो भी हमारा एक्सपेंडिचर शो करेगा। तो इट मीन कि अगर हमारा लॉस होगा तो वो प्लस में आएगा और अगर प्रॉफिट होगा तो वो माइनस में आएगा। तो इसको पोस्ट करने के लिए हम सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्टर बी, और उसके बाद इसकी टोटल प्राइस कितनी है 300 पर बैग, जिस रेट पर हमने उसको भेजना है। तो 300 को 20 बैग से देखेंगे तो 6000 आ गया। इसको अदर ट्रांजेक्शन में हम फुल वैल्यू को लिख देंगे और बाद में देखेंगे कितना डिफरेंस जो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 300 माइनस 210 जिस पर जो इशू रेट प्लस स्टोरेज चार्ज है, तो 90 रुपीज़ पर बैग का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 रुपीज़ के हिसाब से 20 बैग का प्रॉफिट हो गया 1800। तो माइनस 1800 हम एडिशनल चार्जेस में लिख देंगे जो कि हमारा प्रॉफिट है, और टोटल में इनका टोटल करके लिख देंगे। चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि स्टॉक जो मैंने वर्क एब्स्ट्रैक्ट है उसमें स्टॉक को लास्ट में क्यों लिखा था, ब्लैंक छोड़कर रोज़ फिर स्टॉक को क्यों लिख रखा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो रूल है वो कहता है कि जब भी जो स्टॉक है मटेरियल है स्टॉक अकाउंट से डायरेक्ट टू वर्क इशू किया जाएगा ड्यूरिंग द मंथ, तो उसकी जो पोस्टिंग होनी है वर्क एब्स्ट्रैक्ट में वो लास्ट में होगी एंड ऑफ द मंथ। तो इसलिए उसको स्टॉक को लास्ट में लिख रखा। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट है
सब डिवीज़न में बनता है और उसके बाद इसको डिवीज़न में भेजा जाता है फर्दर चेकिंग के लिए, इसकी पोस्टिंग के लिए रजिस्टर ऑफ वर्क में। तो जो रजिस्टर ऑफ वर्क है उसमें क्या होता है, उसमें जो इस पहले डिवीज़न ऑफिस में इसकी सारी एडजस्टमेंट की एंट्री रेडिंग से डाली जाती हैं। स्टॉक वाली एंट्री भी प्रेफरेबली उनको ही डालनी होती है स्टॉक की एडजस्टमेंट की, तो इसलिए वो लास्ट में एंट्री होती है रेडिंग से। और जो सब डिवीज़न में बनता है उन्होंने ब्लैक इंक यूज़ करनी होती है वर्क एब्स्ट्रैक्ट में। तो इसके बाद जब रजिस्टर ऑफ वर्क बनाया जाता है, जितने भी वर्क एब्स्ट्रैक्ट होते हैं मंथली उनकी एक एंट्री उस वर्क से रिगार्डिंग बना दी जाती है। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम सीखेंगे कि जो स्टॉक को इशू किया जाता है उसमें कैरीज को कैसे ट्रांजैक्शन कैरीज को कैसे पोस्ट करना, स्टोरेज चार्जेस को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया जाता था उसमें कौन से स्टिपुलेटेड रेट, किस सिचुएशन में कौन से रेट लगने हैं, सरप्लस मटेरियल को अदर डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कौन सा रेट लगाना है, एडिशनल चार्जेस में और डिफरेंट ट्रांजेक्शन कौन सी आ सकती हैं। तो इतनी जो भी आज के लेक्चर में और पिछले इंट्रो में जो हमारा टॉपिक रह गया वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो हम जितने भी लेक्चर हैं उनको ध्यान से ज़रूर देखना। पिछले वाले कॉन्ट्रैक्टर बिल से कॉन्ट्रैक्टर लेजर और वर्क एब्स्ट्रैक्ट ये सब आपस में कनेक्टेड है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे उसी से मोटिवेशन मिलती है कि और भी एजुकेशनल वीडियोस बनाई जाए। और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, इससे पता चलता है कि वीडियो आप सबको पसंद आ रही है। और अगर नहीं पसंद आ रही होती है तो डिसलाइक करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये प्रॉब्लम है इस वीडियो में, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू सो मच